हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फंडामेंथल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। रैंक बूस्टर कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। रैंक बूस्टर में बेसिकली आपके लिए हर चैप्टर वाइज क्विज अरेंज किया जाएगा, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन जो भी किसी भी शीट में या किसी मटेरियल के अंदर हमको मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रैंक बूस्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। देखो, आइसोटोन क्या होता है। आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज को जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, लिख लेंगे, अगर याद नहीं है तो लिखेंगे अपनी शीट के अंदर, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कंपाउंड ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम आ जाता है डिफरेंस में, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो इसके हिसाब से चेक कर लेते हैं कि पहले जो गिवन है, ठीक है, उसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है। कितना मिलेगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा 76 माइनस 32 कर लो भाई, यहां से आपको मिलेगा 44। कैसे पता, ये तो होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर ही आपका प्रोटॉन का नंबर होता है। क्यों भाई, एग्री करते हो। इसको माइनस कर दिया इसमें से, टोटल मास में से, तो न्यूट्रॉन आ गए कितने, 44 आ गए। अब डिफरेंस निकालना शुरू करता हूं। 77 माइनस 32 किया तो आ जाएगा मेरे पास 36। ओके, ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है 34। 77 माइनस किया तो उस कंडीशन बन जाएगा 43। 77 माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा फिर से 44। यहां माइनस किया 78 में से 34 माइनस किया तो भी कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो सेकंड और फोर्थ स्पीशीज एलिमेंट ऐसे हैं जिनका न्यूट्रॉन नंबर इससे मैच कर रहा है, मतलब इसके लिए सेकंड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक इक्वेशन या बोल सकते हैं आप, एक रिलेशन हमको याद होता है, ठीक है, कि कभी भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π या H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं MVR इक्वल्स टू NH/2π, ये लिखते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पर बात किया जाए तो यहां से वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आएगा, VR इक्वल्स टू 1/m NH/2π। अब मुझे समझ में आ रहा है कि राइट वाला पार्ट तो एक कांस्टेंट नंबर है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, ठीक है, फॉर एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो VR जो है आपका वो 1/m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन मास, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर आ गया 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या कहा है आपको कि nth ऑर्बिट का एनर्जी En है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि एनर्जी का फॉर्मूले में कुछ भी कांस्टेंट आता हो, हम एनर्जी को लिखते हैं E इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n², ये लिखते हो आप। अब Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। nth ऑर्बिट के लिए इसने बोल दिया nth। ठीक है, समझ में आता है। और -13.6, इन सबका वैल्यू अगर मिला के देखा जाए तो अल्टीमेटली E है, और E को इन्होंने क्या नाम दे दिया, En नाम दे दिया। मतलब जो ये पूरा कांस्टेंट बन रहा है ना, क्या, -13.6 से मल्टीप्लाई 1/n², इसका वैल्यू कितना दिया है, En दिया है। चेंज क्या होगा हीलियम में, जब हीलियम के लिए निकालने जाओगे एनर्जी तो क्या चेंज होगा। मान लेते हैं कि -13.6 तो आएगा ही आएगा। हीलियम का नंबर कितना, 2 हो जाता है। ठीक है, तो Z² अपॉन n² में हमारे पास क्या चीज चेंज हो रहा है, Z कितना हो जाएगा, 4 n²। तो आप देख सकते हैं
कि -13.6 n² का वैल्यू En था, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना डाल देता हूं मैं, En डाल देता हूं, तो E बराबर कितना हो जाएगा, En मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। आंसर आ गया, ठीक है, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो एनर्जी की बात कर रहा है, ये सुनना ध्यान से, सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी का मतलब ये है कि जो भी कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं कांस्टेंट के है, हमको नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सा एनर्जी, सेकंड है, ठीक है, Z²/n², ये हमारा फॉर्मूला होगा। कांस्टेंट का वैल्यू हमको नहीं पता, हमने अज्यूम कर लिया, 13.6 नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसने एनर्जी किस में दिया आपको, जूल में। सॉल्व करके देखते हैं। तो एनर्जी तो दिया इसने 328 इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के दिया है, Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और यहां से इसने वैल्यू दिया है हमको सेकंड, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। इधर ले जाऊंगा तो यहां से k का वैल्यू आता है 328, वो भी माइनस में आ रहा है, देखो अपने आप, मल्टीप्लाई 4, ये वैल्यू आ रहा है। ये आ गया कांस्टेंट जो मेरे फॉर्मूले मुझे नहीं पता था। अब मुझे एनर्जी निकालना है किसका, एनर्जी 4, तो E4 लिख देता हूं, k का वैल्यू यहां से निकाल के रख दिया, 328 मल्टीप्लाई 4, Z अभी भी 1 है, और ऑर्बिट है मेरे पास 4th, मतलब 4 का स्क्वायर, एक 4 से एक 4 कैंसिल कर दिया, फिर इस 4 से इस 4 को डिवाइड किया, तो 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, माइनस के साथ, तो एनर्जी कितना आ गया, -82 आ गया। आंसर कितना आ रहा है, 4th आ रहा है। आंसर क्या आएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, ठीक है, आंसर है इसमें 3rd। अब जिन लोगों ने 3rd लगा दिया अच्छी बात है। अब है ना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था समझना। क्वेश्चन ने बोला क्या है आपसे कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ट्रांजिशन दिया गया है कि किस ट्रांजिशन में आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल रहा है। तो वेवलेंथ होगा तो मतलब एनर्जी होगा, ठीक है, समझ में आता है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है तो हमको पता है कि अगर एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, और उल्टा बात करूं, अगर एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होने लगती है। क्यों भाई, ये दोनों रिलेशन समझ में आते हैं, क्योंकि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू एन न्यू लिखते हैं ना, एच न्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल्स टू एच न्यू, और एच को हम लिखते हैं सी बाय लेमडा। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, एच सी बाय लेमडा हो गया। तो लेमडा बढ़ेगा तो ई कम होगा, और ई बढ़ेगा तो लेमडा कम होगा। उस बेसिस पर अब मुझे पता है कि ट्रांजिशन की वैल्यू, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब करवाया था ना एटॉमिक बोहर में, तो कहा था भाई याद कर लो, 13.6 कितना होता है, 3.4, 1.51, 0.85, और N1 और N4 की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस किसका, N1 और N4 का डिफरेंस कितना आएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको अपने तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम En डिफरेंस अगर होगा तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों भाई, क्या बोलते हो। इस बेसिस पर देखो, अगर N2 से N1 गया, N2 से N1 गया तो 10.2 का डिफरेंस आता है, ठीक है। N3 से N1 गया, N3 ये रहा, N1 ये रहा, 1.51, 13.6, इससे ज़्यादा आएगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर मैं N1 से N4 चला जाऊं तो 13.6 में से आप 0.85 को माइनस कर रहे हो, तो ये डिफरेंस कौन सा, N1 से N4 आपको मैक्सिमम एनर्जी दे रहा है। एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। आंसर आ गया, समझ में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच सीरीज हैज हाईएस्ट एनर्जी इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब सिंपल सा फंडा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बना लेता हूं। तो मुझे पता है कि जब भी N1 में आता है
तो लाइमन होता है। क्या होता है? जब N2 में आता है तो बार्मर होता है, N3 में आता है तो पास्चन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके बाद N4 में आ जाएगा तो लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रेकेट। हमसे पूछा गया हाईएस्ट एनर्जी किस सीरीज में। अब मान लेता हूं कि इनफाइनाइट से आ रहा है। किससे आ रहा है? N इनफाइनाइट से आएगा। वहां का एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और N1 का एनर्जी होता है 13.6, इसका होता है 3.4, इसका होता है 1.51, इसका होता है 0.85। तो जब इनफाइनाइट से अगर कोई भी सीधा 1 में आता है तब डिफरेंस कितना होगा? क्या होगा डिफरेंस? 0 माइनस ऑफ 13.6, यही बोलूंगा। तो कितना आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस एनर्जी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मतलब इससे ज्यादा एनर्जी चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी कहां आ गई आपकी? लाइमन सीरीज में आ गई। तो आंसर होगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ वेव इन फोर्थ ऑर्बिट। देखो, दो फॉर्मूले बताता हूं मैं आपको। एक तो आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा होगा, ऐसे समझो बात को कि लैम्डा की वैल्यू आप बोलते हो h/mb। ठीक है, ये बोलते हो आप। और एक बात करते हैं कि 2πr = n लैम्डा, यही कहा जाता है। ये कहां से आया? ये तो बोहर कॉन्सेप्ट से आया है। ये ब्रोगली जी से आया, डी ब्रोगली से आया। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू यहां से यहां उठा के रख दिया तो बनता है 2πr = nh/mv। ये लिखते हो। ठीक है, तो अब बेसिकली ऐसे समझो बात को, 2πr क्या होता है? 2πr मतलब एक सर्किल, एक ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सा है? हमारा ऑर्बिट है फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर मैं n का वैल्यू यहां पर 4 रखता हूं, कहां पे? 2πr में, तो 2πr = 4 लैम्डा। मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल सरकमफेरेंस बन रहा है एक ऑर्बिट का, जो कि फोर्थ ऑर्बिट है, उसमें कितने लैम्डा हैं? उसमें 4 लैम्डा है। मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये एक सेकंड, स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बन पाया भाई, दोबारा बना लेते हैं। ऐसे समझ लो, कितना हो गया भाई? कितना हो गया है? इसको यहां मिला लो इस तरीके से, तो 3 बन जाता है। ड्राइंग बहुत खराब हो गई है, फिर से बना लेते हैं। इस तरह से 1 2 3 और 4 लैम्डा होंगे। कितने? एक पूरे 2πr के अंदर कितने? 4 लैम्डा प्रेजेंट है। तो कितना वेव हो गया इसके अंदर? 4 वेव हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप क्या यूज कर सकते हो कि आप 2πr = n लैम्डा लिखते हो। तो उसमें जो भी वेव आपका ऑर्बिट है, चाहे फोर्थ है तो 4 वेव होगी, थर्ड है तो 3 वेव होगी, फिफ्थ लिखा है तो 5 वेव होगी। ठीक है, इस तरह याद रख लीजिए आप फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर आ गया आपको 4। आंसर क्या आ गया? 4। ध्यान रखना भाई, 2πr = n लैम्डा होता है, तो n लैम्डा में जो n होता है वो ऑर्बिट होता है, और उतने ही लैम्डा उस पूरे सरकमफेरेंस में, उस पूरे ऑर्बिट में आ जाते हैं। इस तरह से 1 2 3 4। अगर n का वैल्यू 5 होता तो 5 लैम्डा आ रहे होते। स्ट्रक्चर में एक और बना देते हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वैलिड बोर ऑर्बिट सरकमफेरेंस शुड बी, कि 2πr = क्या होता है? n लैम्डा होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होनी चाहिए? n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। आंसर आ गया ये वाला फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब।
आप क्या लिखते हो, जब भी लिखते हो तो आप लिखते हो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपन 4 पाई लिखते हो, ठीक है, ये लिखते हो। अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन अगर 4 पाई लिख रहे हो भाई लोगों, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि भैया पोजीशन और मोमेंटम दोनों में से आप एक टाइम में एक ही चीज को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल का वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मास बहुत ज्यादा है, अगर मास बहुत ज्यादा है तो डेल्टा एक्स तो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और मोटर कार मतलब कार बहुत हैवी होती है तो मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा पी वाला कॉन्सेप्ट है ना, चेंज इन मोमेंटम, या ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का चेंज किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो फिर हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई स्टेशनरी पार्टिकल है तो ये मोमेंटम वैसे भी जीरो हो गया, ठीक है, तब भी चेंज की बात नहीं करेंगे। तो हम मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं जिसमें एक मास है, मास कंसिडरेबली इतना है कि वो पार्टिकल नेचर को शो भी कर रहा है, उसका वेलोसिटी भी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल आपने ले लिया या आपने कोई स्टेशनरी पार्टिकल ले लिया, तो विदाउट स्पीड या बहुत ज़्यादा मास होने से या तो मोमेंटम एग्जिट नहीं करेगा, या मोमेंटम होगा तो इतना ज़्यादा होगा कि बाकी फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएंगे, या उस मोटर कार के लिए डेल्टा एक्स मतलब वेलोसिटी चेंज आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हम आंसर क्या बोलेंगे, फोर्थ, 2 और 3 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग है लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखते हो, एच बाई एम बी लिखते हो ना, बस खत्म काम। मास जितना ज्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा। SO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन O2 32 है, 64 हो गया, CO2 का 44 होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का तो मास ना के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन का जो भी है -27 की रेंज में आता है केजी में, सबसे ज़्यादा इसी का है, तो इसका लीस्ट क्या होगा, लैम्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोडल प्लेन इज फाउंड इन विच ऑर्बिटल। पहली बात तो यह है कि इसने हमें क्या दिया है। देखो नोडल प्लेन का, जब भी आपको बोला जाए नोडल प्लेन की बात करें तो कभी भी आपके ये n की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, n इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ता, सुनो ध्यान से भाई। ऐसा डिसाइड कर लो कि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई n अगर आपके पास लोवेस्ट नंबर नहीं, जैसे n1 n2 n3 n4, इंपॉर्टेंट चीज़ वो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर नोडल प्लेन बोला है तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ऑर्बिटल कौन सा है, कैसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल L0 दिया है, L0 दिया है, L0 दिया है। अगर L0 है इसका मतलब आपका एजीमुथल नंबर 0 है, ठीक है। इसका मतलब शेप की बात करें तो ये डिसाइड करता है कि जो ये बोल सकते हैं आप कि L0 है, मतलब आपका सब शेल में जितने भी ऑर्बिट होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स होंगे, वो सारे के सारे कैसे S हैं। S मतलब ये होगा। तो अगर n का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब S का शेप इस तरह से बना हुआ है, कुछ कैसे बना हुआ है कि यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बीच वाला ये पार्ट जहां पे खाली दिख रहा है ये नोडल सरफेस है। क्या है, सरफेस है। तो नोडल प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन आपको देखो, अब L0 0 0 दिया है, चाहे n का वैल्यू 2 दे या 3 दे 1 दे, तो 1 में तो देखो चांसेज ही नहीं है, खत्म काम। 1 मतलब क्या होता है, सिर्फ ये सिंपल सा ये, तो इसमें तो कोई नोडल प्लेन मिलने वाला ही नहीं है आपको, ना सरफेस मिलेगा। n इक्वल्स टू 1 और L इक्वल्स टू 0 की बात मतलब ये हो गया। S एक सिर्फ एक ऑर्बिटल है, ठीक है, सिंगल। यहाँ ये किसके लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए। N3 में एक ऑर्बिट और बन जाता ऐसा, वहाँ 2 सरफेस आ जाते, कितने आते, 2 आ जाते। लेकिन अगर मैं बात करूँ P की, तो P ऑर्बिटल मान लीजिए मैंने ये बनाया,
कौन सा बनाया है, पी एक्स बनाया है, मान लीजिए ये y है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये ऑर्बिटल इस तरह से है तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये जो प्लेन है, ये प्लेन वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लगभग लगभग। तो ये आपका नोडल प्लेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? वो सेक्शन जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, बीच में से डंबल शेप के जॉइंट से, वो वाला सेक्शन आपका नोडल प्लेन बन जाएगा। वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग क्या है, 0 है। तो L = 1 का मतलब क्या होता है, मतलब वो बात कर रहा है किसकी, सबशेल ऑफ P की बात कर रहा है ना। तो P सबशेल है, अगर पॉसिबिलिटी है तो वहां पर नोडल प्लेन मिल सकता है। S में आपको नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, सरफेस मिलेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात चल रही है। 1s2, 2s2, 2p3, p बोले तो 1 1 1, px, py, pz, इधर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। सवाल होता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो सुनो इसका जवाब। देखो, ऑब्बो प्रिंसिपल तो किस पे चलता है, एनर्जी पर, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है, चाहे वो एक ही ऑर्बिट में हो। मतलब +½ होगा या लास्ट में जाके -½ हो जाएगा। अर्सर्डी प्रिंसिपल की बात हम करते ही नहीं है क्वांटम में। हुंड्स का मतलब क्या होता है, हुंड्स का रूल होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब कि जब कभी भी एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरने जाओ तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल के रखो, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, ठीक है। उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन में तीनों इलेक्ट्रॉन पहले भरे गए, एक करके भरा, 4 वहां आ चुके थे, 3 यहां भर दिए, 7 हो गए, इससे ज़्यादा होते नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा सुनो। हुंड्स का रूल होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करते हो तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, पेयरिंग उसके बाद में होती है जब पूरा सबशेल इलेक्ट्रॉन से भर दिया जाता है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर 3p मतलब हुआ n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू क्या हो सकता है, -1, 0 और +1। s का वैल्यू क्या हो सकता है, +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से चेक करें तो यहाँ L2 आ रहा है, गलत, L0 आ रहा है, गलत, L-2 आ रहा है, गलत, L1 आ रहा है। बस आंसर आ गया, आसान था, कुछ नहीं करना, L के वैल्यू पे हमारा आंसर टिका हुआ था, ठीक है। तो भाई आज का लेक्चर ही कंप्लीट कर रहा हूँ।